दाल, रोटी और रसोई। माधव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस कारण से उसकी माँ जानकी और पिता शैलेश की जान उसी में बसा करती थी। माँ जानकी तो एक पल के लिए भी अपने बेटे माधव को खुद से अलग नहीं होने देना चाहती थी। माँ, मेरे सारे दोस्त स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, मेरी भी बस लगवा दो ना। अरे नहीं बेटा, स्कूल बस से स्कूल जाने के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है। क्या ज़रूरत है स्कूल बस लगाने की? और वैसे भी पता नहीं कैसे ड्राइव करते होंगे बस वाले। तुम्हारे पापा 5 मिनट में जाकर छोड़ आते हैं ना। मम्मी, स्कूल में तो टीचर्स आपस में बात करने ही नहीं देते। सारे बच्चे कितने मज़े से बस में बैठकर मस्ती करते हुए स्कूल जाते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं उनके साथ बैठकर बस में स्कूल जाऊं, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। माधव का स्कूल घर से कुछ ही दूरी पर था। उसके पापा स्कूटर से उसे स्कूल ले जाते और छुट्टी होने पर स्कूटर से वापस घर भी ले आते। माधव का बच्चों के साथ बस में बैठकर मस्ती करते हुए स्कूल से वापस घर आने का सपना तो जैसे सपना ही रह गया था। धीरे धीरे समय बीता और माधव 12th क्लास में आ गया। मम्मा, मेरी स्कूल से सारे बच्चे 3 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे भी ट्रिप पर जाना है, जाने दो ना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुझे ट्रिप पर भेज दे? वहाँ पर 2 टीचर जाएंगे और उनके ऊपर 50 बच्चों की जिम्मेदारी होगी। ना बाबा ना, हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। टीचर्स के भरोसे मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। कौन तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखेगा? अभी तो तू अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाता, हर काम के लिए मम्मी पर डिपेंडेंट है। 3 दिन तक कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? मना कर दे अपने टीचर को, हम अपने बच्चे को ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं मम्मी, मेरा भी मन करता है मैं उनके साथ घर से बाहर निकलूं, एंजॉय करूं, दुनिया देखूं, लेकिन आप लोग मुझे खुद से कुछ नहीं करने देते, घर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। माधव, बस स्टैंड के पास मैथ्स की बहुत अच्छी कोचिंग है, सारे दोस्तों ने वहीं पर कोचिंग लगाई है, तू भी हमारे साथ वहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेना। दोस्त की बात सुनकर माधव घर आकर अपने पापा से कोचिंग के बारे में बात करता है। माधव बेटा, तुम्हें पता भी है बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से, और रास्ते में कितना ट्रैफिक रहने लगा है। ऐसे अकेले कैसे जाओगे तुम इतनी दूर? तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है ना? ठीक है, मैं कोई टीचर अरेंज कर देता हूँ, घर पर आकर तुम्हें कोचिंग दे दिया करेंगे, आने जाने का समय भी बचेगा। और वैसे भी आजकल ट्रैफिक की हालत इतनी ख़राब है कि मन ही नहीं होता बच्चों को बाहर कहीं अकेले भेजे। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ पापा, बड़ा हो गया हूँ। मेरे दोस्त बाइक चलाने लगे हैं, कुछ दोस्तों को तो गाड़ी तक चलानी आ गई है, और आप मुझे अकेले बस स्टैंड तक नहीं जाने देते। बेटे की जिद करने के बाद बड़ी मुश्किल से माधव के पापा उसे कोचिंग लगाने की परमिशन देते हैं। पहली बार माधव घर से बाहर निकला था। दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना, मम्मी पापा के बिना घर से बाहर निकलना, ये आज़ादी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उसके घर से जाने के बाद उसकी माँ बेचैन सी रहती। जब तक वो कोचिंग से लौट कर ना आ जाता, वो परेशान ही रहती। तो माधव, क्या सोचा है 12th के बाद, क्या करने वाला है तू? अभी तो कुछ सोचा नहीं है यार, जैसा मम्मी पापा कहेंगे वही करना पड़ेगा। कब तक मम्मी मम्मी करता रहेगा यार? अपनी लाइफ के डिसीजन को लीड करना सीख। तेरी खुद की कोई इच्छा नहीं होती क्या? मैं तो आगे की स्टडीज़ करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ के मज़े लूँगा, बिंदास जीऊँगा। तू जा सकता है, लेकिन मेरा कोई चांस नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी हॉस्टल में नहीं भेजने वाले। मम्मी को तो सोच सोच के ही बुखार आ जाएगा कि मैंने खाना खाया या नहीं, पानी पिया या नहीं। भाई, कब तक मम्मी पापा का पल्लू पकड़ कर बैठा रहेगा? 18 साल के होने वाले हम लोग, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीखो। माधव बेटा, कहाँ रह गया? तो अभी लौटा नहीं? अरे मम्मी, आ जाऊँगा, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपने फ्रेंड के साथ हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। बेटा, अगर दोस्त के साथ जाना था तो एक बार कॉल करके बताना चाहिए था ना। मैं यहाँ कब से परेशान हो रही हूँ। तेरे कोचिंग तो आधे घंटे पहले ख़त्म हो गए, अब तक तो तुझे घर आ जाना चाहिए था। कह रहा हूँ ना मम्मा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, घर आकर बताऊँगा ना। सॉरी बेटा, इतना लेट हो रहा है, कब घर आएगा, कब खाना खाएगा? आप बना कर रख दो मम्मा, मैं आकर खा लूँगा। अरे ठंडा खाना कैसे खाएगा लल्ला? चल ठीक है, तो आ जा, मैं तभी गर्मा गर्म बना दूंगी। मार गए भाई तेरी बात को, ठीक ही कह रहा था तू। तेरी मम्मी तुझे 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ पा रही है, हॉस्टल क्या ही भेजेगी। तू तो बेटा सारी जिंदगी मम्मी पापा की इशारों पर नाचेगा बस। दोस्तों के ये ताने माधव के मन में कील की तरह धंस गए थे। जैसे माधव ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। माधव के माता पिता उसे घर से दूर जाकर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए मना कर देते हैं और शहर के ही कॉलेज में उसका दाखिला करा देते हैं। समय बीतता है और माधव ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पापा के साथ ही अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगता है। माधव की उम्र 25 साल हो गई थी और धीरे धीरे अब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे शादी के बाद। पापा, एक ही दुकान पर हम दोनों बैठ रहे हैं, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना।
आप अपनी दुकान संभालिए। मैंने सोचा है कि मैं शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी पकड़ लेता हूँ। वैसे भी दुकान में मेरा मन नहीं लगता। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और बात भी बन गई है। अच्छी सैलरी मिल रही है। राधिका भी जॉब करना चाहती है, वो भी वहीं पर अपने लिए कोई नौकरी देख लेगी। अरे बेटे, लेकिन अपना घर यहाँ है, तुम शहर क्यों जाओगे? हैं? कहाँ रहोगे? कैसे होगा सब मैनेज? सब हो जाएगा माँ, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। एक फ्लैट भी देख लिया है। हम 2 ही तो लोग हैं। 3 कमरे के मकान में आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। क्या? तू घर से इतनी दूर अकेले रहेगा? आज तक तुझे कभी एक दिन के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दिया मैंने, और तू अकेले शहर में जाकर रहने की बात कर रहा है। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, शादी हो गई है मेरी। जब तक छोटा बच्चा था आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले अपने अनुसार लिए ना, लेकिन अब तो कम से कम रोक टोक करना बंद कर दीजिए। वो ठीक कह रहा है भाग्यवान। शादी हो गई है तुम्हारे बेटे की, अब ये उसकी ज़िंदगी है, उसे अपने तरीके से जीने दो। उसका जहाँ मन करे, जैसे मन करे रहने दो उसे। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके जीवन पर माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखो। अरे ऐसे कैसे जाने तू? आप समझ भी रहे हैं ये क्या कह रहा है? यही दुनिया का नियम है भाग्यवान। बच्चे एक बार उड़ना सीख जाते हैं तो घोंसलों में बंद कर नहीं रहते। तुम जाओ बेटा, अपना जीवन संवारो। तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएगी। कुछ दिनों में माधव अपनी पत्नी राधिका के साथ शहर में शिफ्ट हो गया था। माधव, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ना कि शादी के बाद हम लोग मम्मी पापा से अलग रहेंगे। फिर अचानक से क्या हुआ तुम्हें? अचानक से कुछ नहीं हुआ राधिका। मैंने बहुत पहले से सोच कर रखा था कि शादी के बाद मुझे अपना अलग घर बनाना है। बचपन से मम्मी पापा ने मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है ना कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मेरे दोस्त हॉस्टल में रहते थे। वो आकर मुझे बताते थे कि हॉस्टल की लाइफ कितनी बिंदास होती है। पेरेंट्स की कोई रोक टोक नहीं, ना हर बात का किसी को जवाब देना पड़ता है। अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से जागो, जो मन करे खाओ पियो, मन करे पढ़ो, नहीं तो दोस्तों के साथ मस्ती करो। मैंने तो लाइफ में ये टाइम कभी देखा ही नहीं। जो मम्मी बनाती थी वही खाना पड़ता था। बाहर का खाना खाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि मम्मी को हमेशा यही लगता था कि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है। अकेले उन्होंने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया, क्योंकि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। उनके ओवर पॉसेसिव बिहेवियर की वजह से मैं अपनी लाइफ को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में भी जाता था तो पापा मुझे छोड़ने जाते थे और सबसे पहले लेने के लिए भी पहुंच जाते थे। खुलकर जीने के लिए तरस रहा हूँ मैं। इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि शादी के बाद मैं अलग शिफ्ट हो जाऊंगा। अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करके जीना चाहता हूँ यार। कब तक मम्मी पापा के इशारे पर नाचता रहूँगा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जिन बातों को तुम मम्मी पापा का बंधन समझ रहे हो ना, वो उनका प्यार था तुम्हारे लिए। तुम इकलौते बच्चे हो उनके, और पेरेंट्स के मन में इनसिक्योरिटी होती ही है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और कौन सा घर बनाने की बात कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने प्यार से ये घर तुम्हारे लिए बनाया है। इसे छोड़कर और कौन सा घर बनाओगे? तुम्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स से घर से दूर जाकर पढ़ने की परमिशन दी। तुमने अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तुम, तभी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरे पेरेंट्स की तरह अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल किया होता ना, तब तुम्हें समझ में आता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। देखो, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ कर रहा हूँ। बस तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। मैंने मम्मी पापा से अलग होने की जिम्मेदारी खुद ली है। कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, इसलिए निश्चिंत रहो। माधव कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। राधिका अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माधव अपने आगे राधिका की एक नहीं सुनता और जल्दी ही वो लोग शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद राधिका और मानव दोनों ने ही जॉब शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद, राधिका, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कैसा खाना बनाती हो यार तुम? सारा मूड खराब हो जाता है। पूरा दिन काम करके थक हार कर घर में घुसो तो खाना भी ढंग का नहीं मिलता। देखो माधव, डिग्री मैंने इंजीनियरिंग में ली थी, कुकिंग में नहीं। अब जैसा मुझे आता है उसे ही खाकर काम चला लो। मैं कोई होटल में शेफ़ थोड़ी ना हूँ जो मुझे खाना बनाना आता होगा। एक काम करते हैं, मैं भी ऑफिस से थक कर ही घर आती हूँ। हिम्मत तो मेरी भी नहीं रहती खाना बनाने की। एक कुक लगा लेते हैं, कम से कम खाना तो बना बनाया मिलेगा और मूड भी अच्छा रहेगा हम दोनों का। ठीक है, देख लो कोई अच्छा कुक मिले तो बात कर लो। माधव और राधिका ने खाना बनाने के लिए घर में कुक लगवा ली थी। अरे राधिका, ये खाने में कितना तीखा डाला है आंटी ने। मैं इतना तीखा नहीं खा सकता। अब क्या कर सकती हूँ मैं, हो जाता है कभी कभार। और आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, मैनेज कर लो। कल बोल दूंगी आंटी को, आगे से थोड़ा ख्याल रखेंगी।
पत्नी की बात सुनकर अचानक माधव की आंखों के सामने कुछ यादें आ जाती है। मम्मी ये क्या डाल दिया आपने सब्जी में? मुझसे ये बिल्कुल नहीं खाया जा रहा। अरे क्या हुआ बेटा, तेरी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है? इस सब्जी में तीखा ज़्यादा हो गया है क्या? मुझे नहीं पता, मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं खाया जा रहा। रुक जा, मैं अभी तेरी सब्जी में थोड़ा सा देसी घी मिला देती हूँ, तीखा कम हो जाएगा। हाँ, माधव की माँ जाकर जल्दी से 2 चम्मच घी लाकर उसकी कटोरी में मिला देती है। अब खाकर देख बेटा, अभी भी तीखा लग रहा है क्या? माधव फिर से एक टुकड़ा खाता है। पहले से तो कम हो गया, लेकिन मुझसे अभी भी नहीं खाया जा रहा। आपने इतना तीखा क्यों बनाया? बेटा आज सब्जी में नमक मिर्ची ना तुम्हारे पापा ने डाली है। दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी आ गई थी ना, मैं उनसे बातें करने लगी, इतनी देर में तुम्हारे पापा ने जाकर सब्जी में मसाला डाल दिया। वरना तुझे तो पता है ना मैं कितना ख्याल रखती हूँ कि सब्जी में तीखा ज़्यादा ना हो। मुझे पता है तू नहीं खा पाता ज़्यादा मिर्ची। अच्छा एक काम कर, तू रहने दे सब्जी को, मैं तेरे लिए थोड़ी सी दाल बना देती हूँ। इतनी देर में आप दाल बना कर लाओगे, तब तक मेरी भूख ही खत्म हो जाएगी। अच्छा 1 गिलास दूध दे दूँ? दूध से खाना खा लेगा लल्ला? नहीं, दूध से रोटी नहीं खानी, और कुछ नहीं है क्या? अच्छा मैं ना घी बुरा बना देती हूँ, इससे खाएगा है? अब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे खाओ ना रोटी, घूर क्यों रहे हो यार? फटाफट खाना खाओ, फिर सोने चलते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। माँ होती तो कभी ऐसे ना कहती। मम्मी को मेरी छोटी सी छोटी बात का कितना ख्याल रहता था। पहली बात तो कभी खाने में मिर्च तेज़ होती ही नहीं थी, और कभी गलती से हो भी जाए तो मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। क्या बात है माधव, मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें कभी पसंद नहीं आता था। अब देख रही हूँ आजकल तुम कुक के हाथ का खाना खाने से भी खुश होकर नहीं खाते, हमेशा चेहरा उतरा रहता है तुम्हारा। प्रॉब्लम क्या है यार? राधिका सही बताओ तो 4 दिन बाहर का खाना खाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि माँ के हाथ की दाल रोटी में कितना स्वाद था। माँ हमेशा गर्मा गर्म रोटियाँ बनाकर मेरी थाली में रखती थी, लेकिन मुझे उन चीज़ों की कभी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं हमेशा बाहर का खाना खाने के लिए तरसता रहा, और अब जब हफ्ते में 3 दिन हम लोग बाहर का खाना खाते हैं तो अब मैं माँ के हाथ के खाने को मिस करता हूँ। तुम्हें पता है अक्सर मैं बेमन से ही खाना खाता था। अपने दोस्तों को देखकर मैं कभी बाहर से खाना मंगाने या जंक फूड खाने की जिद करता तो मम्मी कहती, बाहर का खाना क्यों खाना है, पता नहीं कैसे तेल मसाले से बनाते हैं, तुझे जो खाना है मैं घर में बना कर दूंगी। माँ के इस प्यार को मैंने हमेशा बंधन समझा, और कभी उनकी मेहनत और प्यार को समझ ही नहीं पाया। बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने में वो स्वाद है ही नहीं जो मम्मी के हाथ में था। मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था ना, कुकिंग ना तो मेरी हॉबी है और ना ही मुझे कुकिंग पसंद है। इसलिए मम्मी जी से तो मैं अपना कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। वो वाकई बहुत बेहतरीन खाना बनाती है, और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उनके हाथ का खाना खाकर कोई बोर कैसे हो सकता है। मुझे अगर उनके हाथ का खाना मिले ना तो मैं साल के 365 दिन खुशी खुशी खा सकती हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बनाकर खिलाती थी ना, इसलिए तुम्हें माँ के हाथ के खाने की वैल्यू नहीं पता। मेरी मम्मी तो बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पापा से कच्चा पक्का जैसा बनता था वो बड़ी मुश्किल से मेरे लिए बना पाते थे। ज़्यादातर पापा के पास टाइम ही नहीं होता था, इसलिए हम लोग टिफ़िन का ही खाना खाते थे। जो मज़ा घर की दाल रोटी में है ना, वो बाहर की सुख सुविधा, ऐशो आराम और शाही पनीर में हो ही नहीं सकती। किसी ने ठीक ही कहा है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, ये बात समझने में मैंने बहुत समय लगा दिया। शायद बहुत देर हो गई है। मैंने माँ का कितना दिल दुखाया है। मैं ऑफिस से आता था तो मम्मी तुरंत चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती थी। तुमसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जानता हूँ तुम भी जॉब पर जाती हो, लेकिन आज से दूर होने के बाद उनकी हर बात याद आती है मुझे। उनका मेरा हर पल चिंता करना, मेरे लिए परेशान रहना। मैं तो हमेशा से जानती थी माधव कि तुम्हें घर की दाल रोटी की कीमत समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं था और मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चली आई थी। वैसे भी जो बातें खुद ठोकर लगने के बाद समझ में आती है ना, उनका असर ज़्यादा गहरा होता है। तुम ठीक कहती हो, मुझे समझ में आ गया है। चलो अपने घर चलते हैं। पर माँ मुझे माफ़ तो कर देगी ना? अरे क्यों नहीं, वो अभी भी तुम्हारी बहुत चिंता करती है। दिन में 2 बार फ़ोन आता है उनका, बस यही कहती रहती है तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूँ मैं। वैसे एक बात बताओ, मैं पहले से जानती थी तुम्हें ज़्यादा तीखा खाने से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी सब्जी में खूब सारी मिर्ची डलवाई। क्या कहा? ये सब तुमने किया? और नहीं तो क्या। अब तुम खुद ही सोचो, एक लड़की जिसके घर में खाना बनाकर खिलाने के लिए माँ भी ना हो,
वो इतना बेकार खाना बनाएगी क्या? सब प्लानिंग थी मेरी, जानबूझकर तुम्हें बाहर का खाना खाने के लिए मजबूर किया मैंने। अरे भाई, तुम्हें एहसास भी तो कराना था ना कि माँ की और घर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वैसे जो झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए ना, वो झूठ नहीं होता। मानती हो ना तुम? बिल्कुल। और तुम्हारा तीर तो वैसे भी बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। मुझे समझ में आ गया है कि घर की दाल रोटी बाहर के पकवान से अच्छी होती है। तो फिर चले वापस? पर माँ मुझे अपना तो लेगी ना? अरे माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसमें अपनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। चलो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो। माधव वापस अपने घर जाता है और अपनी माँ के पैर पकड़कर आज तक की हुई सारी नादानियों के लिए माफ़ी मांग लेता है।